बावजूद इन सारे एफर्ट्स के मैं इस चीज़ पे कभी भी चर्चा नहीं रख पाई, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक कॉलेज में रही भी नहीं उसके बाद। लेकिन आई वाज एक्चुअली फोर्स्ड टू थिंक ऑन दिस लाइंस। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर देखें तो हम देखते हैं कि कैसे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी जो जिंदगियां हैं, या तो वो अपनी कम्युनिटी में हो जाती हैं लिमिटेड, या बिल्कुल अकेलेपन की जिंदगी उनकी हो जाती है, और एक जो फन पार्ट होना चाहिए उनकी जिंदगी का वो कम हो जाता है। सो ऑल द टाइम यू आर इनटू समथिंग, सम सीरियस बिजनेस। अच्छा, मुझको स्किल सीखनी है, मुझको अंग्रेजी सीखनी है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, मुझको ऐसा बनाना है जिससे कि विच इज इम्पोर्टेंट, शुड बी डन, उसको अंडरमाइन नहीं करनी। लेकिन जिंदगी में फन भी होना चाहिए, विच यू हैव विद योर फ्रेंड्स, एंड विच शुड बी also, you know, an exchange of things between the super normal and the super disabled persons. एक तो ये चीज़ है जिसको कि मुझे लगा है कि सोचने की ज़रूरत है समाज के अंदर से, और ये सोच उन लोगों की तरफ से आएगी जो देख सकते हैं या जो एबल बॉडीड है, और तुम कैसे वो अपनी जिंदगियों में बाकी लोगों को शामिल करें। ये इंक्लूसिविटी की बात करते हैं ना, आजकल एक डिस्कोर्स है इंक्लूसिविटी का, इंक्लूड करने का, यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में या मेन स्ट्रीम जिंदगी जिसे हम कहते हैं उस जिंदगी में शामिल करने का जो एक डिस्कोर्स है जिस पे चर्चा हो रही है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि कुछ प्रिविलेज्ड और कुछ नॉन प्रिविलेज्ड लोग हैं। So a person who can see, who can walk, who can hear, who can talk, और जो भी उसको कोई इस तरह की चीज नहीं है, that person has the privilege of being an able-bodied person. And then there are people who don't have these privileges. तो ये एक तरह से एक समाज का इस तरह से हमें डिवीजन नजर आता है प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड में, जिसमें कि प्रिविलेज्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे व्यक्ति के जो नॉन प्रिविलेजेस हैं उसको समझें, और चूंकि एसडीएस फाउंडेशन में कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक सॉलिडेरिटी में भी इस तरह का काम कर रहे हैं। जो दूसरी चीज हमें समझने की है, जो कि इस तरह का नॉन इंक्लूजन बनाती भी है, उसमें हम लोगों ने कभी भी जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको अपने समरूप, अपने बराबर हम उसे नहीं समझते। So for that reason, you know, the people with disabilities become objects of pity, objects of charity. कि परोपकार करना है हमें, उन पे दया करनी है, और ये कहीं भी परिवार से भी आता है। हम देखते हैं कि परिवार में हमें दो तरह की चीजें मिलती हैं। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी न किसी विकलांगता का शिकार है, तो या तो उनको ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, बाहर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम किचन में मत घुसो, तुम बर्तन मत उठाओ, तुम गैस मत जलाओ। तो दिस इज एन ओवर प्रोटेक्शन वेयर यू से कि हम सब तुम्हारे लिए कर देंगे, ओके। और इस प्रोसेस में हम उनकी जिंदगियों में एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम फ्लिप साइड देखें तो हम देखते हैं कि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ सिखाते नहीं कि वो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते कि ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये कमाएगा कैसे, ये कमाएगी कैसे, ये अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, तो ये बर्डन बन जाता है। सो फैमिलीज आल्सो लुक एट देम एज बर्डन, एक की बोझ की तरह से। तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों पे बात करने की भी जरूरत है। मुझे ये लगता है कि जैसे हमने बहुत सालों तक हम महिला आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, और एक्चुअली बहुत सालों के बाद हमें ये लगा कि वी हैव बीन ओनली टॉकिंग टू वुमेन, हम सिर्फ औरतों से बात करते रहे हैं कि भी तुम दमित हो और तुम्हें अपने दमन को के विरुद्ध उसको हटाने के लिए उसके विरुद्ध कैसे काम करना है, कैसे संघर्ष करना है। बट वी वर नॉट टॉकिंग टू अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो दमन कर रहे हैं या जो उस दमन करने का हिस्सा है। So I'm not putting it men versus women, इस डिबेट पे हम कभी भी बाद में जा सकते हैं। It's not men versus women, लेकिन उस दमन को समझना और इस बदलाव में स्त्री पुरुषों दोनों को शामिल करना, ये बहुत देर से समझ में आया। So here also we should be speaking to those who do not suffer from, in quotes, these physical disabilities.
मैं कोट्स में बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि डिसेबिलिटी के अगर हम डिस्कोर्स में जाएंगे तो हम डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो एक बड़ा बहस हो जाएगी। मैं अब थोड़ा सरलीकृत तरीके से अपनी बात को रखें। तो वी हैव टू वर्क अमंगस्ट the community of people with disabilities, but we have also to speak to those who think that we are not disabled and maybe हम कभी होंगे भी नहीं। ओके, तो और इसी के साथ जुड़ी हुई बस एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि कई बार हमको ये लगता है कि केवल जो वो लोग जो कि किसी न किसी विकलांगता का शिकार है वो दूसरों पर निर्भर है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम अगर अपनी जिंदगियों का एक विश्लेषण, एक मनोवैज्ञानिक भी और एक अलग दूसरी तरह का विश्लेषण भी करें तो हम देखेंगे कि हम सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ओके, जब हम वी आर सोशल बीइंग्स, जब हम ये बात कहते हैं तो सोशल बीइंग में ये भी शामिल है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो कि अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सकता है या कर सकती है। हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए एक इंटरडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। तो यही इंटरडिपेंडेंस हमें समझनी है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विद सो कॉल्ड विदाउट डिसेबिलिटीज, उनके बीच में यही रिश्ता होना चाहिए। हम बच्चे होते हैं तो हमारी एक निर्भरता होती है क्योंकि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। हम जब बूढ़े होते हैं, हम जब बीमार होते हैं, हम किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, ऐसे कितने इमोशनल इश्यूज होते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जिंदगी में जबकि हमें दूसरों की सपोर्ट की जरूरत होती है। सो वी शुड टेक दिस सिस्टम ऑफ सपोर्ट एज अ वेरी नेचुरल थिंग इन आवर लाइफ। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक, एक बहुत ही नेचुरल चीज है जिसमें कि हमें अलग जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे हो सकता है कि अलग अलग तरह के लोगों की समर्थन की, उनकी सपोर्ट की हमें जरूरत हो। तो इसलिए सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज नीड सपोर्ट एंड वी नीड टू डू दैट, और वो दयालुपन और वो चैरिटी और वो पिचीनेस से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल को मेरा भी सड़क पे एक्सीडेंट हो सकता है, फिर मुझे भी जरूरत हो सकती है किसी की। सो वी आर ऑल टेम्परेरीली एबल बॉडीड। इनफैक्ट किसी की भी जिंदगी में कभी भी डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इस चीज को, इस रियलिटी को समझ के और ये एक वाइडर समझ बना के हमें काम करने की जरूरत है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि ये बहुत जरूरी काम है जो आप कर रहे हैं। मैं भी इस तरह के काम के साथ जुड़ी हुई हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करने का, स्किल्स प्रोवाइड करने का, बिकॉज जो जैसे कि मैंने कहा कि समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं, तो ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, और हम देखेंगे कि ज्यादा डिसेबिलिटी ज्यादा पुअरर फैमिलीज में आती है ना। तो ये भी तो पॉवर्टी और डिसेबिलिटी का भी अपने आप में एक कनेक्शन है जिसको कि हमें समझने की जरूरत है। तो ये जरूरी है, ये सर्विसेज का प्रोविजन, स्किल्स का प्रोविजन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि आप बहुत प्लेसमेंट्स का बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि नौकरियां मिले और हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, which is the first step towards empowerment, I will say, which is not the only thing and the most important thing, but it's one very important step towards empowerment. तो ये मुझे लगता है कि इस चीज को एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी जो है, इस कॉन्सेप्ट को हमें लोगों के बीच में, तो हमें कुछ ऐसी चर्चाएं भी बार बार करते रहना चाहिए बियॉन्ड दिस कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, जिनमें कि हम समाज में मिक्स्ड ग्रुप की, जैसे कि हमने कहा कि औरतों की मसलों पे काम करते हुए हमें लगा कि कॉलेजेस में भी हमें लगा कि हमको सिर्फ एक मीटिंग सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं करनी है, हमें लड़के और लड़कियों के साथ करनी है, स्त्री और पुरुषों को इकट्ठे बैठना है। तो ये ठीक है कि शुरुआत में ये जरूरी था कि विमेन ओनली ग्रुप्स भी बने, क्योंकि औरतें अपनी बात कह नहीं पाती थी मिक्स्ड मंच जो थे उनके ऊपर, उसी तरह से। तो ये शुरुआत की ये जरूरत थी, लेकिन इवेंचुअली for any social change to come, we have to involve
द होल ऑफ द सोसाइटी। समाज के बाकी हिस्सों को भी हमें जोड़ने की जरूरत है। और एक लास्ट पॉइंट कहूँगी मैं, ये शायद थोड़ा पता नहीं आपको ये एकेडमिक लेक्चर लग रहा है या क्या है, लेकिन हमको एक चीज जो और समझनी है वो ये कि हमारी लाइफ्स बहुत सीधी सीधी नहीं है। हम जो ये सोशल बीइंग्स हैं ना, हम जो एक सामाजिक जो प्राणी हैं, ये इनकी हमारी जिंदगी बहुत सीधी सीधी नहीं है कि हम या तो स्त्री हैं या पुरुष हैं, या हम गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, या हम डिसेबल्ड हैं और एबल बॉडीड हैं। हमारी जिंदगी की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आवर लाइव्स आर नॉट स्ट्रेट और बाइनरी की तरह से, जिसे कहते हैं कि जिसके दो ही हिस्से हैं, इस तरह की हमारी जिंदगियां नहीं है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इस चीज पे भी बात हो रही है कि जब आप डिसेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, मैं बाद में दूसरे उदाहरण पे आऊंगी, कि जब आप डिसेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, विकलांगता की भी बात कर रहे हैं, तो उस विकलांगता के साथ आपको समझना होगा कि डिसेबिलिटी और जेंडर का क्या रिलेशन है, यानी कि स्त्री और पुरुष और विकलांगता के क्या संबंध है, या कास्ट, क्लास, रीजन, being rural, being urban, being educated, being uneducated, being poor, being rich, मतलब इन सब चीजों का विकलांगता के साथ क्या जुड़ाव है, ये हमको समझने की जरूरत है। जो एक तरह से एकेडमिक भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है इंटरसेक्शनैलिटी, यानी कि विकलांगता को इतने सारे इंटरसेक्शंस पे समझना कि अगर आप विकलांग हैं लेकिन एक अच्छे परिवार से आते हैं, एक ठीक ठाक अमीर परिवार से आते हैं जो आपको शिक्षा दे सकता है, जो आपको मदद कर सकता है कि आपको नौकरी भी मिल जाए, आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि गांव में रहता है, बहुत ही गरीब परिवार से है और विकलांग भी है। तो पॉवर्टी, बीइंग रूरल और उसके कनेक्शन को हमें समझना, स्त्री और विकलांग और पुअर, मतलब ये सारे कनेक्शंस को हमें समझना होगा जब हम विकलांगता की बात कर रहे हैं या उसको हम समझ रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी या ये जो इंटरसेक्शंस ऑफ आवर लाइव्स हैं, जो कि जेंडर, कास्ट, क्लास, जैसे कि मैंने कहा कि अर्बन, रूरल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब तरह से, इवन इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑफ डिफरेंट सेक्सुअलिटीज, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरी जो बात डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करने की है, जो हमने शुरू में भी बात की, वो है डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटीज, कि जो विकलांगताएं हैं वो बहुत तरह की हैं। तो और इसलिए ये जो सपोर्टिव काम है, इस काम को ये बहुत मुश्किल भी बना देती हैं, बहुत चैलेंजिंग भी बना देती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि हर एक अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें अलग अलग तरह की हो जाती हैं, और उन ज़रूरतों को अलग अलग तरह से एड्रेस करना, ये हमारे जैसे एनजीओज़ के लिए भी एक चुनौती है और सरकार के लिए भी है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं और सरकार के पास एक पावर भी होती है जिससे कि वो इन कामों को करवा सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स भी हमारी उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रही हैं, और इस वजह से हमें कहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स इतनी सेंसिटिव नहीं रही हैं। आप स्कूलों में देखें जो एडमिशन होती हैं, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी मेरी क्लास में एक भी स्टूडेंट था विद एनी डिसेबिलिटी। So students, यानी children were not even coming up to schools. कैसे आएंगे ना वो, अगर आपके पास उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह के सिस्टम्स ही नहीं है कि आप किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ा सके, किसी डेफ एंड डम्ब स्टूडेंट को पढ़ा सके। अगर स्कूलों में वो व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो फिर स्कूल बनते हैं जो कि स्पेशल नीड्स को केटर कर रहे हैं। तो फिर जब आप स्पेशल नीड्स वाले स्कूल बनाएंगे तो फिर जो इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं वो भी एक डिस्टेंट ड्रीम हो जाएगा। तो मैं मतलब इवन विद इन मिक्स्ड क्लास आप कैसे कोशिश करके स्टूडेंट की ज़रूरतों को एड्रेस कर सके, ये जो एफर्ट और वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों में प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, उस स्तर पर हमारे देश में काम नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से अंकित, राम निरंजन और लोग जो आपकी टीम के हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि
बाहर के देशों में डिसेबिलिटी पे जिस तरह से काम हुआ है उसको थोड़ा पढ़ने और समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी मतलब हम लोग बिल्कुल अलग अलग तरह के देश हैं। हमारा देश गरीब है, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, बहुत पीछे हैं हम बहुत सारी चीजों को लेके, बट वो जो नॉलेज हमको मिलेगा वो हम अपने एफर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर फिर प्रेशर भी डाल सकते हैं, दे आल्सो नीड टू डू इट। कितना बजट है, जेंडर बजट की हम बात करते रहे, बजट की एक जेंडर एनालिसिस, तो उसी तरह से बजट एलोकेशंस का एक एनालिसिस डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें करने की जरूरत है। तो क्योंकि ये काम पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने नहीं किया है, इसलिए एसडीएस फाउंडेशन जैसे लोगों को, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इन बेसिक कामों में आना पड़ रहा है कि कंप्यूटर सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ, क्योंकि स्कूल ही नहीं है ना। गांवों में कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ जो कि दिल्ली के बाहर से हैं। तो दिल्ली के बाहर जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे तो और रिसोर्सेज है ही नहीं, कम है, और इसीलिए मैं देखती हूँ कि बड़ी पॉपुलेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, इवन अमंग्स द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी बहुत दिल्ली के बाहर से आते हैं, क्योंकि यहाँ फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो उन्हें अपने छोटे शहरों इलाकों में नहीं मिलती है। तो ये काम जो एक मतलब जिसको कि सोशल वर्क के अंडर, सोशल वेलफेयर के अंडर गवर्नमेंट हमेशा डाल देती है, समझ रहे हैं आप। सोशल वेलफेयर के कामों के ऊपर जो कटौती होती है वो सबसे पहले होती है। जब आपको बजट कहीं और चाहिए होता है ना, सोशल वेलफेयर से निकाल के आप दूसरी तरफ डाल देते हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर अभी भी, दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे नीचे रहता है। ओके, तो या फिर आप देखेंगे कि आप ये एनालिसिस भी करें कभी अंकित की सोशल वेलफेयर में भी ऑन डिसेबिलिटी क्या बजट है और कितना वो स्पेंड भी हुआ है, कैसे हुआ। तो ये मतलब सरकार की जिम्मेदारी को बढ़ाना ये जरूरी है, हमारे एफर्ट्स जरूरी है, बिकॉज समाज में ये एफर्ट्स होने बहुत जरूरी है, बिकॉज वी टेक सो मच फ्रॉम आवर सोसाइटी, वी नीड टू गिव इट बैक। वो हमें वापस देने की भी बहुत जरूरत है और वो होने ही चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हम करें या सिर्फ सरकार करें, लेकिन सरकार के एफर्ट्स का स्केल ही डिफरेंट होगा ना, उसमें हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स उसको मदद करेंगे। तो इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात एक बार दिल्ली में शीला दीक्षित ने की थी। ओके, तो उसी तरह से इस क्षेत्र में भी कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, इसको सरकारों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और इसमें ज्यादा और बजट और ज्यादा और रिसोर्सेज को डालने की भी जरूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ और फिर से एक बार बहुत बधाई दे रही हूँ जिस तरह से आपने अपने काम को एक्सपेंड किया है। रियली विदिन अ ईयर डूइंग रीचिंग आउट टू सो मेनी cities outside Delhi is a tremendous work that you have done, और मुझे I really feel proud that I know these students who have taken up this work, और वो इसको एक जिंदगी में एक गोल की तरह से अपने सामने उन्होंने रखा है कि उन्हें ये करना है, और इसमें कोई भी बेनिफिट अपने लिए नहीं, लाइक यू नो इट्स जिसे कहते हैं कि एक स्वार्थहीन काम, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। ये ऐसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई जस्ट विश कि आपका काम इसी तरह से एक्सपेंड हो, और इस काम में अगर किसी भी तरह से कोई मेरी मदद हो सकती हो तो आई वुड रियली लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई विश यू ऑल ऑफ यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपके इन अमृतपूर्ण शब्दों के लिए मैं अपनी पूरी संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि मैम आप आई और हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया। अब हम आपके बच्चे हैं और आपके इस अप्रिशिएशन के ही प्यासे हैं मैम। हमें बस अगर कोई अप्रिशिएट कर दे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और आप जैसा टीचर जिसने मुझे पढ़ाया अगर शिक्षक अप्रिशिएट करे तो वो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। ये बिल्कुल एप्रिशिएबल बात है, मतलब ही नहीं है। तो राम निरंजन शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ आवाज आ रही थी। नहीं मैम, वो फोन में, मेरे वाले फोन में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं दूसरे फोन में
नहीं ये और बल्कि आप लोगों ने जितना मेरे बारे में कहा, बाकी मैम आपने जो हम लोगों को साथ लेके चले थे उस आपके पर चलने का प्रयास करा हो, इसी वजह से हम लोगों ने एक्सक्लूसिव करते हुए नॉर्मल और ब्लाइंड दोनों के लिए काम कर रहे हैं। जब काम होगा और साथ में सब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे करके एक साथ नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने जैसे कहा साथ नहीं, तो हम और अंकित भाई दोनों लोग साथ ही मतलब ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं और दिल्ली में तो घूमते ही रहते हैं लगभग, और भी जगहों पे हम कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे दोस्त बनेंगे और सब एक दूसरे से मिलेंगे। हमारी टीम जितने लगभग नॉर्मल पर्सन है और सब हमसे मिलते जुलते रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा। हम आशा करते हैं मैम आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल। और मैं फोरम पे कहना चाह रहे थे कह रही हो कि आपने एक दिन सेंटर आना और मेरे साथ बैठ के कुछ बातचीत करें। ओके मैम, मैं एक्चुअली मैम आपको सरप्राइज दे रहा हूँ। मैंने बताया नहीं आपको। मैं इससे पहले एक जगह टीचिंग कर रहा था और अभी टीचिंग छोड़ के मैं सीआई से मेरा 3rd रैंक है PWD में ऑल डीओ, तो मैं बीएड कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। मिलता हूँ, फिर रहता हूँ आऊंगा। हाँ कभी आइए आप। ठीक है, बाकी में हम बात करते हैं। कंटिन्यू। हाँ ठीक है। इसी कड़ी में बीच में कुछ समय के लिए जब हम नहीं थे दिल्ली में और हमें शिक्षकों की सख्त आवश्यकता थी, हमारे साथ एक मैम के नाम से एक टीचर जुड़ी, साधना गोपाल जी, क्योंकि वो अभी ज्वाइन कर रही हैं हमें, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए और कुछ शब्द बोलें। साधना जी तो पहले से भी थी। ओके खैर, हाँ बाद में ज्वाइन किया तो उनको मैं ठीक ओके। साधना जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कीजिए आप। हाँ Yes, good evening. आप थोड़ा सा My नेटवर्क। name is Sadhna Gopal and I am from UP, Azamgarh, but currently live in Delhi. And a few minutes ago, I sent you and it was my nice experience because I was teach some students and I am learning new things. So this was my nice experience, and thank you Ankit sir, because you giving me this opportunity today in me. थैंक्स अ लॉट। And सबकी आवाज आ जा रही है। ओके ग्रेट। इट्स ओके साधना जी, आपकी आवाज इसलिए ब्रेक हो रही है तो मैम आपके आदेश से अगर कार्यक्रम को अब थोड़ा सा खत्म करने की दिशा में ले जाएं, इसका समापन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो आज इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आप हमारे बुलाने पर हमारे सारे लोग आए, स्पेशली मैम को हमने इनवाइट किया, मैम आई, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और उम्मीद है कि जब हम अगले साल मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, फिर जब मैम से मिल रहे होंगे, तो उम्मीद है कि इससे भी अच्छे, चूँकि हमारा विजन आगे भी कई और काम करने का है, इसी फील्ड में कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें ऐड करने का, जिन पे अभी हमारा प्लान चल रहा है। कुछ फंड का इश्यू है और भी कई सारे इश्यूज हैं कि हम उस पर बड़े स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अगले साल जब मिलेंगे तो अंकित भाई मैम एक चीज़ हम लोग नहीं बता पाए, मैं जहाँ टीचिंग कर रहा था वहाँ से भी उस एनजीओ से हम दोनों जुड़ गए हैं, और वहाँ भी सब तरह के डिसेबल बच्चे हैं, लगभग जितनी डिसेबिलिटी है लगभग उस तरह के बच्चे हैं। वहाँ मैं टीचिंग किया 4 महीने, उसके बाद हम लोग उस एनजीओ से भी पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और मैं कई एनजीओ के साथ हूँ। यस मैम, आऊँगा संडे या शनिवार। यस मैम। कंटिन्यू। हाँ ठीक है।
तो चूंकि समय भी ख़त्म होता जा रहा है, 10 बजे का मैम ने लास्ट टाइम दिया था, लेकिन अब ये 10:11 हो गया। तो माफ़ी चाहते हैं मैम कि बड़े स्केल पे कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इसके साथ अब हम चाहेंगे कि आप आई, धन्यवाद इसके लिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम में शायद इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी और सारी उपलब्धियों के साथ जब आपसे मिलेंगे, तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा और गर्व महसूस करेंगे हम लोगों पर। और उम्मीद है कि जब भी हम कहीं जाएंगे और कभी भी अगर आप कहीं मिलेंगे, तो शायद हम भी गर्व से कह पाएंगे कि हम डॉक्टर साधना आर्या मैम के डिसाइपल्स हैं, और आपको भी हम प्राउड फील कराएंगे अपने ऊपर और अपने टीम के ऊपर। इसी के साथ आपका धन्यवाद मैम, और आप सारे लोग जो ज्वाइन किया मीटिंग को, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Ankit and Amranjan, and best wishes to all of you. थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। Okay, bye. वेलकम मैम। चलिए सभी लीव कर दें, आप सभी का शुक्रिया। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे अभी भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई बोलना चाहे या कनेक्ट होना चाहे हमसे, नया हो कोई